बहुत बहुत नमस्कार सर, और आपका नमस्कार बहुत मैम। बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज जैसे स्टील एक्स 25 की एक शाम है जिसे हमने महाकुंभ का नाम भी दिया है। पहली बात तो महाकुंभ अपने आप में शायद एक ऐसा आयोजन है जहां पर बहुत बहुत बड़ी हस्तियां, दिग्गज अपनी हर चीज़ को उसका समाधान ढूंढने आती हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें हमें। जी मैम, मेरा नाम मोहित कपूर है। धन्यवाद आपका, आप मेरा आज इंटरव्यू ले रही हैं। मैम, मैं ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन यानी कि आईफा का एडवाइज़र हूँ और मेरा छोटा सा एक रोल है हाउ टू ब्रिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशंस फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री, जिसको मैं पर्सनली इस शब्द से मैं इत्तेफाक नहीं रखता सेकेंडरी स्टील कहना, क्योंकि ये लोग 50% से ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो 100% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री की हमारी सो कॉल्ड प्राइमरी स्टील इंडस्ट्री से बेटर है। इनकी रीच बहुत नीचे तक है और जो हमारी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, देखिए 300 टन स्टील बनाना आने वाले 5 साल में या स्पेशलिटी स्टील को बढ़ा देना, वो तो स्टील इंडस्ट्री के अपने अंदरूनी बातें हैं। लेकिन जो पूरे देश का एक कलेक्टिव हमारा निश्चय है, नेट ज़ीरो टारगेट, डीकार्बोनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, उस पे मेरा ये मानना है बहुत ईमानदारी से, जितना बड़ा काम आज भी ये सेकेंडरी स्टील एसोसिएशंस कर रही हैं, सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री कर रही है, वो प्राइमरी के मुकाबले अगर हम एवरेज देखें तो बेटर है, क्योंकि हम लोगों का प्राइमरी सोर्स ही स्क्रैप है। राइट। बदकिस्मती से स्क्रैप की अवेलेबिलिटी क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी कंसिस्टेंट नहीं है, जिस वजह से बहुत सी समस्याएं हमें लोगों को आ रही हैं। ठीक है। बट असल में सस्टेनेबिलिटी के लिए ये लोग तो सालों से लगे हुए हैं। बिफोर सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बोनाइजेशन और सर्कुलर इकोनॉमी वाज एक्चुअली पुट अप एज एन इनिशिएटिव, क्योंकि अगर हम पुराने स्टील का लगातार रीउपयोग कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में तो आ ही गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस इज रादर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। मैडम, मेरा ये मानना है, ये लोग मात्र स्क्रैप गला के या आयरन ओर गला के लोहा नहीं बनाते, ये लोग भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। ओके। ये इरादों को, जो हमारे इरादे हैं उनको सही शक्ल देते हैं। ठीक है। हर क्षेत्र में भारत के अगर हम भौगोलिक में देखें तो नॉर्थ में मंडी गोविंदगढ़ से लेके साउथ में चेन्नई तक, वेस्ट में जालना और गुजरात से लेके सेंटर में हैदराबाद और रायपुर तक, और ईस्ट में कलकत्ता उड़ीसा। टिपिकल देखा जाए तो सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री भारत में हर जगह फैली हुई है। एंड डिस्पाइट फेसिंग सो मच एडवर्सिटीज़, इतनी समस्याओं के बाद भी, जिन समस्याओं को हम गिनना बैठे तो शायद हमारा 2 घंटे का पॉडकास्ट हो जाए। देखिए, कैप्टिव माइंस हमारे पास नहीं है, अच्छी क्वालिटी की स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है। सर, यहाँ पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला स्क्रैप की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जो सेकेंडरी स्टील में भी हम जो बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत उससे आई गेस कि 3x है प्राइमरी के मुकाबले, राइट। तो हम जो बात करें स्क्रैप की, तो उसके अंदर ऐसे आपने बताया कि आप एडवाइज़र हैं आईफा के, तो क्या ऐसे कुछ क्या रिफॉर्मेशंस होने चाहिए जो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है और बहुत जल्दी हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं? मैम, सबसे पहला तो है जो हमारे एक इसी उद्योग के एक व्यक्ति ने अभी 13 अगस्त को भारत सरकार ने दिल्ली में विज्ञान भवन में मेक इन स्टील लोगो लॉन्च किया था। ओके। उस दौरान हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा नारा दिया कि मेरे देश की मिट्टी मेरे देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा। मिट्टी से उनका तात्पर्य था हमारा स्क्रैप भी अगर है, हमारी आयरन ओर भी है, तो उस पर 100% बैन लगना चाहिए। अच्छा। देखिए, भारत में एक इशू और है, क्योंकि हम पहले से बहुत ज़्यादा स्टील का उपयोग नहीं करते थे और हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियों से लेके पुरानी इंडस्ट्री को बहुत जल्दी समय के साथ स्क्रैप करने या फेड आउट करने की प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ स्टील की स्क्रैप की अवेलेबिलिटी वैसे ही बहुत कम था। अच्छा। उसके बाद मिडल ईस्ट या अफ्रीका या कुछ और देशों से स्क्रैप को लाने के बहुत से कंप्लायंसेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, कि वहाँ पे अनचेक्ड स्क्रैप रहता है। अच्छा। और अब विदेश में लोग स्क्रैप को बेचना बंद कर चुके हैं। सबको ये समझ में आ गया कि ये सी स्क्रैप को इस्तेमाल करो, वाई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग मोर आउट ऑफ द अर्थ। राइट राइट राइट। तो भारत में स्क्रैप की अवेलेबिलिटी इसलिए कम है कि हम लोगों का पीछे फेड आउट नहीं होता। अभी आप देखिए, एक पॉलिसी इशू है, क्या कर सकते हैं लोकतंत्र में। अभी दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पे बैन लगाने का एक नियम लेकर आए। और वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, पहले सब सरकारों ने किया, सालों से हो रहा है।
और ये नियम पलटने से पहले मैंने अपनी खुद की 2 गाड़ियाँ स्क्रैप कर दी, ईमानदारी से आगे बढ़ के। अभी पब्लिक का इतना प्रेशर पड़ा कि उसको कुछ हद तक वापस लेना पड़ा। अभी आप सोचिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में अगर ये स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाती, जिससे नो डाउट एनवायरनमेंट में भी फ़र्क पड़ता ही है और एक पूरी दुनिया के लिए प्रेसिडेंट बनता है कि इतने साल के बाद आपको गाड़ी छोड़नी है जिसमें डिफेक्ट आएगा, पोल्यूशन करेगा, तो कितना बड़ा हाई क्वालिटी का एल्यूमिनियम और स्टील का स्क्रैप की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो जाती और वो दोबारा प्रोसेस होने से हो जाता तो कितना वैल्यू एडिशन स्टील का होता, सर्कुलर इकोनॉमी कितना चलती। हमारे यहाँ स्टील की स्क्रैप की अवेलेबिलिटी कम है मैम, क्वालिटी की इश्यूज भी हैं तो और विदेश दे नहीं रहा। अब जैसे आपने बताया कि आपने एक नारे की भी बात की, बहुत अच्छा, मतलब उनका वाकई ये बहुत एक दूरदर्शिता वाली बात है। मैम ये बहुत ज़रूरी कि हमारी आयरन ओर पे भी एक्सपोर्ट पे 100% बैन लगना चाहिए और हमारे स्क्रैप को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और जिन प्राइमरी स्टील वालों के पास अवेलेबिलिटी है अपनी आयरन और माइंस की, या तो उनकी अपनी कैप्टिव माइंस हैं या वो इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे काम करते हैं कि वो किसी माइन से बहुत बड़ा डील करके एक रेगुलर उसे डील दे सकते हैं, उसे मिलता रहेगा कंसिस्टेंट, उनको भी स्क्रैप के इस्तेमाल पे रोक होनी चाहिए कुछ हद तक। अभी क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जितना मेरे पास डाटा है, प्राइमरी स्टील वाले भी स्क्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। वो स्क्रैप जो यहाँ मिलना चाहिए वो वहाँ जा रहा है और हमको मिल नहीं रहा। तो सेकेंडरी स्टील के लिए सोचिए कितने रोड ब्लॉक्स हैं। स्टिल दे आर मैनेजिंग द शो, दे आर परफॉर्मिंग एवरी डे बेटर। और भारत में जो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन बढ़ा है उसमें 50% तो लॉजिकली सेकेंडरी स्टील का हाथ है। भारत में टोटल स्टील प्रोडक्शन जो हुआ उसमें 50% तो सेकेंडरी का हाथ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर प्राइमरी वाले 2x करते हैं तो हम लोग 3x कर रहे हैं और हमारी जो रीच है वो बहुत गांव देहात तक है। ठीक है। अभी आज सीएम साहब के बारे में सुना हो अपने उद्बोधन, सीएम साहब ने भी और रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर साहब ने, प्रहलाद जोशी जी ने भी यही बात बोली आज, फडणवीस जी ने भी और प्रहलाद जोशी जी ने भी, कि स्टील में सेकेंडरी स्टील का कितना बड़ा काम है। कितना बड़ा? स्टील सेक्रेटरी साहब का आज नहीं आना हुआ किसी कुछ कारणों से। उन्होंने परसों ये बात दिल्ली में एक बहुत बड़े इवेंट में बोली है कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया डीकार्बोनाइजेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री एक सेट किया है बजट। उसमें साहब ने बोला, सेक्रेटरी साहब ने, संदीप पौंडरिक जी ने, कि उसमें 50% हम ऑन एवरेज सेकेंडरी स्टील के लिए रखेंगे, जो 47 से 53% एज पर डिफरेंट डाटा स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। उसको मेहनत की ज़रूरत है मैम। देखिए जो लोग इतनी एडवर्स सिचुएशंस के बाद भी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें सरकार का भी सपोर्ट मिलना चाहिए और सरकार बहुत दे रही है। ठीक है सर, आपने जैसे बात की कि सेकेंडरी स्टील का जो हमने कंट्रीब्यूशन देखा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन को भी लेके वो काम कर रही है सर, तो स्क्रैप के अलावा ऐसा और क्या लगता है आपको? जो एक आपने बात की कि स्क्रैप की अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा क्या है कि और क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री को, जो इश्यूज? अंग्रेजी में एक कहावत है, वन साइज कैन नॉट फिट ऑल। ओके। या एक लाठी से सबको हाँकना नहीं चाहिए। और हर देश की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, अपनी अलग कंट्रोल्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, एडवांटेज होती है। अभी जो सालों से हमारा एक BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मानदंड चल रहा था स्टील मैन्युफैक्चरिंग को लेके, हम TMT की बात करते हैं, उसमें स्पेसिफिकली आई नॉट गो वेरी टेक्निकल, फॉस्फोरस और सल्फर के कंटेंट को लेके ये बात घूम फिर के फिर हमारे पहले शब्द पे आती है कि जो हमारा रॉ मटेरियल का इंटेक है, फाइनल प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल से ही बनेगा। रॉ मटेरियल का इंटेक क्या है कि स्क्रैप हमारे पास अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही, तो पूरी नहीं मिल रही, उसमें कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा कंपैरेटिवली, अगर आ रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं है, आज आया कल आएगा हमको नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि 10 साल बाद गाड़ी रिटायर होनी है, 25 साल बाद फैक्ट्री को आपने स्क्रैप करना है, वो तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। या 50 साल बाद एक पुराना पुल बना हुआ उसे तोड़ के उसके यहाँ नया बनाना है, वो तो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। जो एक कंसिस्टेंस मालूम हो, यहाँ तो आ गया तो मिलेगा। उसकी समस्या क्या मैम आ रही है, अचानक से कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके BIS ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब स्टील में जो मौजूदा मापदंड है, पिछले 10-20 साल चल रहे हैं, उसमें भी आपने सल्फर और फॉस्फेट कम करना है, फॉस्फोरस कम करना है। अब मुझे बताइए, जब हमारी स्क्रैप की अवेलेबिलिटी हमारे को अच्छी नहीं मिल रही, आयरन ओर की जो क्वालिटी प्राइमरी स्टील को मिलती है अच्छी यील्ड की, वो हमको नहीं मिल रही, उसके बाद हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि हम उसे कम करेंगे, और कम करना क्यों है?
अभी आईआईटी खड़गपुर ने एक स्टडी करी जिसमें बताया कि अभी 90% जो स्टील मिल्स बना रही हैं सेकेंडरी की, जो लोग प्रॉपर हर तरीके से हर मापदंड को फॉलो करते हैं, हर जगह देखिए देयर आर सम ब्लैक शिप्स एवरीवेयर। राइट। कुछ लोग होते हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है या उनकी मंशा ही नहीं है अच्छा बनाने की, तो ऐसे हैंडफुल 2-4 को कहीं भी हो सकते हैं। उन 2-4 को छोड़ दो, 90-95% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स का जब रैंडमली सैंपल्स उठाए गए, करीब 250 सैंपल लिए गए, एंड 250 इज़ अ बिग साइज इंस्टीट्यूट, और अलग अलग जोन से उनकी टेस्टिंग में आईआईटी खड़गपुर ने पाया कि ये जो स्टील हम बना रहे हैं वो एज पर करंट जो पिछला हमारा बेंचमार्क था उसके अकॉर्डिंगली है, और किसी स्ट्रक्चरल स्टील इंजीनियर ने, किसी सिविल इंजीनियर ने, किसी ने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई। ना इलोंगेशन की, ना डक्टिलिटी की, टेक्निकल टर्म्स है, ना स्ट्रेंथ की, ना कोरोजन की। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करें। यूरोप के किसी देश में अगर गर्मी है या सर्दी है, हमारे यहाँ तो हर मौसम है मैडम। जो हमारे यहाँ मेरीन एनवायरनमेंट में ज़रूरत है, समुद्र के किनारे या नदियों में, वहाँ के लिए एक मापदंड सेट हो जाए। बाकी जहाँ पे मेरीन एनवायरनमेंट नहीं है, कोरोजन नहीं आएगा, वहाँ पे हम क्यों चाहते हैं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड से बनाएं। तो बीआईएस को समझना होगा, और बीआईएस को हमारे मंत्री जी ने सपोर्ट किया है, उसे दोबारा रिवीजन में डाला है। हम लोगों ने भी अपनी सबमिशन वहाँ किए हैं। हम लोगों ने कुछ आईआईटी के प्रोफेसर्स भी सजेस्ट किए हैं कि आप उनके साथ बैठ के चेक कीजिए कि क्या भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मौसम की और जैसी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं 100 मंजिल की बिल्डिंग आप बना रहे हैं या कहीं 100 मीटर के स्पैन का ब्रिज बना रहे हैं, जहाँ अलग क्वालिटी चाहिए वहाँ स्टील फिक्स हो जाए। बाकी जहाँ ज़रूरत है भारत को, मैक्सिमम स्टील की कंजम्पशन है, वहाँ हम क्यों यूरोपियन स्टैंडर्ड पे जाएं। ठीक है हम घूम फिर के वही बात आती है, हम एडवर्सिटी से लड़ रहे हैं और उसके बाद हमको और दृढ़ता की ज़रूरत है, हमें कठोरता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, आपने बीआईएस की बात बता दी आपने। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आपने स्क्रैप की जो बात की कि ये बाहर जाना नहीं चाहिए। जब आप स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत आईफा भी ये बात बार बार उठा रहा है, गवर्नमेंट से हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आप ये बताइए कि रीजंस क्या हैं कि फिर भी इसके बावजूद भी एक्सपोर्ट होता है स्क्रैप। मैम, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट का इशू है। अच्छा। सरकार की इंटेंट अच्छी होती भी है तो पब्लिक माइंडसेट से सपोर्ट नहीं करती है। ओके। आपने अभी बीआईएस के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया और बहुत सरफेस लेवल पे आपने चीज़ों को समझाया। कोई और ऐसा इशू लगता है कि जिसको रिजॉल्व करना चाहिए? एक बहुत बड़ा इशू है स्क्रैप से रिलेटेड। स्क्रैप हम लोग डीलर से खरीदते हैं, हम उनका पूरा केवाईसी करके खरीदते हैं कि वो लोग रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे, उनका जीएसटी नंबर है, एवरीथिंग वी चेक बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। ठीक है। क्योंकि हमको उन्हें पेमेंट करनी है बैंक के थ्रू। समस्या एक बहुत बड़ी आती है जीएसटी रेट्स के डिफरेंस को लेके, या जीएसटी का जो रेट है स्क्रैप पे, उसमें उनको करीब 45 से 50 हज़ार करोड़ का घपला करने का एक मौका दिखता है। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जीएसटी देकर खरीदा स्क्रैप, हमारे अकाउंट्स दिखा रहे हैं कि हमने इसको, इनवॉइस दिखा रहा है, हमारा बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है कि हमने इससे अगर 100 रुपये का स्क्रैप लिया तो 18 रुपये जीएसटी दिया है। 2 साल बाद अचानक हमारे किसी भी भाई के ऑफिस में पहुंचते हैं जीएसटी वाले कि जो आपने जीएसटी खरीदा था, पता तभी लगा हो कि हमने अपने रिकॉर्ड्स में, इनवॉइस में दिखाया। स्क्रैप डीलर जीएसटी सरकार को दिए बिना कंपनी बंद करके गायब हो गए, किसी दूसरे शहर में, दूसरे नाम से कंपनी खोल ली। अच्छा। और सरकार उसका हर्जाना हमसे मांगती है। ओके। केसेस चलते हैं, नोटिस निकल आते हैं, पेमेंट भी करने की नौबत आ जाती है। तो वो देखिए, हमने जीएसटी भरा, 2 साल बाद पता लग रहा है कोई तीसरा आदमी जीएसटी नहीं दे के गया, हमको देना पड़ रहा है। उसके हमने तरीके बताए कि आप, रिवर्स एक चलता है आरसीएम करके, कि सरकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाले कि आपने 100 रुपये का स्क्रैप खरीदा, उसका जितना जीएसटी बनता है वो आप डायरेक्ट सरकार के खाते में जमा करो, उस आदमी को केवल 100 रुपये स्क्रैप के दो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रेडी टू डू दैट बिकॉज हमारे अपने कॉम्प्लायंसेस हैं, हमारा अपना हर चेक एंड बैलेंस है, हम वो करने को तैयार हैं। इसमें सरकार का फायदा है कि कंफर्मेशन है कि जीएसटी आज हमने खरीद दिया, सरकार को दे देंगे, उसे नहीं देंगे। ठीक है सर, ऐसा क्या सॉल्यूशन है जो अगर कर दिया जाए, मतलब 6 मंथ्स में जो चीज़ अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा निकल आएगा? मैम, समस्या ये है कि हम लोग चेक भी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने हमसे लिया हुआ जीएसटी सरकार को जमा कराया या नहीं कराया। अच्छा, या तो सरकार को ऐसा मैकेनिज्म लाए, और उस मैकेनिज्म का भी फायदा ये होगा, हमको पता लगेगा इसने नहीं जमा कराया, हम उसे पुश कर सकते हैं
हम उस पर बाध्य तो नहीं कर पाएंगे। तरीके मुझे समझ में आते हैं दो, या तो सरकार सिंपल कर दे कि हमने उस व्यक्ति को पैसे देने हैं स्क्रैप के, जीएसटी हमारी जिम्मेदारी है सरकार को जमा कराना, तो फिर हमारी सरकार आगे गला पकड़ सकती है अगर हमने टाइम पे जमा नहीं कराया, उस क्वार्टर में नहीं कराया तो भी हम पे पेनल्टी लगाओ, हम कराएंगे जमा, हमारी जिम्मेदारी है। उसको तो रोज ही देते हैं हाथों हाथ। दूसरा एक तरीका है विच आई से इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि आईफा जैसी किसी एसोसिएशन को सरकार आगे रखे, या सरकार अपने आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए स्क्रैप डीलिंग का, जिसमें एक एस्क्रो अकाउंट खुले, पेमेंट फंड ट्रांसफ़र जब हो रहा है सामने वाले को, स्क्रैप बेचने वाले के खाते में सिर्फ स्क्रैप के पैसे जाएं, जीएसटी का पैसा डायरेक्ट जीएसटी सरकार के पास जाए। अच्छा, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सरकार कैन डू दैट। ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ बड़े स्क्रैप डीलर्स पे कामयाब होगा, कि जहाँ से वो स्क्रैप खरीद रहे हैं सोर्स पे टीडीएस की तरह जीएसटी को लगा दो, कि जहाँ से वो स्क्रैप खरीद के ला रहे हैं, विदेश से ला रहे हैं तो इंपोर्ट बिल होगा, रेलवे से फॉरवर्डिंग कराएं रेलवे का फॉरवर्डिंग होगा, बाई रोड फॉरवर्डिंग कर रहे हैं उसका फॉरवर्डिंग बिल होगा, उसी से ट्रैक हो जाए कि वो जीएसटी उसका वहीं कट जाए जहाँ से वो स्क्रैप खरीद के लाया है। लेकिन वो चीज़ सिर्फ बड़े लोगों पर कामयाब है क्योंकि उसकी एक लिमिट बांधनी पड़ेगी सरकार को। सबसे कामयाब तरीका होगा, सबसे आसान, कि सरकार कहे जीएसटी खरीदे स्टील मिल वाला, स्क्रैप खरीदे स्टील मिल वाला, जीएसटी सरकार को दे, उसको नहीं दे। या दूसरा तरीका है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाओ, हमने पेमेंट करी, जीएसटी का अमाउंट एस्क्रो अकाउंट से सरकार के पास गया, स्क्रैप का अमाउंट उसके पास गया। यानी सर कहने का मतलब है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो ट्रांसपेरेंट हो और बहुत इजी टू एक्सेस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सेस, और वो हमारे लिए बर्डन ना हो। हम तो पैसा देने के बाद 2 साल बाद बेईमान बनते हैं। मैं कई से एग्जांपल जानता हूँ जहाँ पे सेकंड जनरेशन ने बोला कि ये क्या तरीका है, हम यहाँ बैठे हैं काम करने के लिए, 2 साल पुराने बिल मांगने लोग आ रहे हैं पैसे। सरकार को इसके लिए बहुत आसान तरीका है, लेट अस फाइंड अ वे आउट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी बातें हमें बीआईएस के बारे में भी बताई और जीएसटी, और शायद अगर इनके सॉल्यूशंस निकल आएँ तो स्टील इंडस्ट्री जितना अभी ग्रो कर रही है उससे कई एक्स ग्रो आगे भी कर। डेफिनेटली मैम, वी आर होपफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।